अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चालू करते हैं। आप लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा करवाया था, सर्वर प्रॉब्लम के कारण इश्यूज आ गए थे तो रीस्टार्ट किया है। तो रीस्टार्ट मीन्स जीरो से हम अगेन चालू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर समझा देता हूं आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में भरता है उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका एक कॉमन नेम भी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हीं को बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझाऊंगा आपको, थोड़ी देर रुको। डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के एस और पी के बीच में है, सबको पता है। ये जो है स्टार्ट होते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज में। ये 4 सीरीज हैं इनकी। पीरियड है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ये जो पीरियड है ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड के मेंबर्स होते हैं। हाँ या ना? 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में होती है जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक चलती है। 4D सीरीज जो होती है फिफ्थ पीरियड में होती है, येट्रियम से लेके कैडमियम 48 तक चलती है। 5D सीरीज सिक्स्थ पीरियड की सीरीज को बोलते हैं जो लेंथेनम 57 से मर्क्यूरी 80 तक चलती है। और 6D सीरीज जो होती है ये सेवंथ पीरियड में होती है जो एक्टिनम 89 से बाइयम 112 1112 तक चलती है। हाँ या ना? कोई डाउट? बोलो जल्दी से। अब इनका एक नाम बोला ट्रांजिशन एलिमेंट, तो प्योर डेफिनेशन देख लो। हाँ हाँ, अच्छा कहाँ थे अपन? हाँ, डिस्कस वापस से कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब क्या है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट के सारे रोज को कॉलम में बदल दूं, सारे कॉलम को रोज में बदल दूं, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल लेने देखा, ठीक है ना। E.G.कॉमा, इसका फुल फॉर्म ऐसा एग्जाम्पल होता नहीं है। A11, A12, A21, A22, फटाफट देखते हैं। ठीक है, ये मान लो डिटरमिनेंट दिया आप लोग को, ठीक है। आंसर कैसे निकालोगे इसका? A11, A22, A12, A21, ठीक है, नाइस। अब क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि अगर आप इसके सारे रोज और सारे कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, अगर आप सारे रोज और सारे कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंटरचेंज करने का मतलब, तो अगर हम इसको ऐसे ए बी ना समझे, किसी की इंग्लिश कमजोर है तो कोई टेंशन नहीं लेना। लेटेस्ट जो पैटर्न है मैथमेटिक्स तो थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। वो 3 to 12 का है कि थर्ड से लेके 12th ग्रुप तक के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? कोई इश्यू है तो बोल दो। नेक्स्ट, अब यहां हम बात करते हैं तो Zn, Cd एंड Hg, जिंक,
कैडमियम एंड मर्क्यूरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। Zn, Cd एंड Hg ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, बिकॉज उनके ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज उनका जो भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें D10 पूरा भरा हुआ होता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन पूरा भरा होने के कारण वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जबकि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड उनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन तो उनमें भी है, देख लो आप, लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं है। सॉरी, ऊपर वाले ट्रांजिशन नॉट कंसिडर, नीचे वाले ट्रांजिशन है। ZnCdHg ट्रांजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें D10 पूरा है, D में बिल्कुल जगह नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनमें D में स्पेस होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन में स्पेस होता है, D में जगह है, इसलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। जैसे यहां देखो आप, जिंक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है और जिंक का केवल एक ही आयन बनता है, Zn+2, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s0। तो देख लो, यहां से यहां बनने में भी D पूरा भरा हुआ है, यहां भी D10 है, यहां भी D10 है, दोनों ही केस में D10 है। कैडमियम की बात करूं तो कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन है ये, कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन है ये, और कैडमियम+2 का मतलब ये बन जाता है। तो यहां पर भी D10 पूरा है। अगला जो आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का कॉन्फ़िगरेशन है 5d10 6s2। मर्क्यूरी के बच्चों दो आयन बनते हैं, Zn का तो सिंगल आयन है, मर्क्यूरी के हमारे पास दो आयन बनते हैं, और दो आयन में मर्क्यूरी +1 है जो 5d10 6s1 होता है। मर्क्यूरी +2 इसे कहते हैं मर्क्यूरस, इसे कहते हैं मर्क्यूरिक। तो इसमें क्या होता है? 5d10 6s0 होता है। को डाउट है तो बोल दो। तो दोनों ही केस में क्या होता है? यहां पर D पूरा का पूरा भरा हुआ है। क्लियर? को डाउट है तो बोलो। लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इनमें नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन देखो D10 है, इन सब का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो D10 है, लेकिन जब इनके आयन बनते हैं तो यहां देखो, कॉपर +1 का मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, चलेगा, लेकिन कॉपर +2 में देखो पोपट हो गई, D में जगह आ गई। समझ में आ गया आपको? तो कॉपर +2 ने इसका गड़बड़ कर दिया हिसाब किताब। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। सिल्वर में सिल्वर +2 ने क्या किया? इसकी लुटिया डुबो दी, 4d9 हो गया वहां पर। और गोल्ड में गोल्ड +2 नहीं होता, गोल्ड +3 होता है। Au के दो आयन बनते हैं, Au+1, Au+3। तो यहां पर Au+3 के कारण भैंस पानी में गई। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो बोल दो। आया कुछ समझ में? इशू है? कमेंट दो फटाफट अपने। क्वेश्चन हमने अभी क्लियर किया, Zn Cd एंड Hg ट्रांजिशन नहीं है, जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ट्रांजिशन है, क्योंकि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड में D10 कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट हो जाता है। D में इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए जगह रहती है, इनकम्प्लीट D ऑर्बिटल। सिंपल लैंग्वेज, फटाफट आंसर दो, जल्दी बोलो। कमेंट दो भाई, आगे चलूं। अब देखते हैं हम लोग आगे इसके बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कंसेप्ट हमने किया। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके सीरीज। तो हम लोग पहले, अभी सिर्फ 8 लोग हैं, पहले
वो भाई वेकेशन मूड चल रहा है तो कई बच्चे बाद में देखते हैं, ठीक है ना बच्चे। अच्छा है आपके डाउट्स और चैट इजी होता है, कम बच्चे रहेंगे तो चैटिंग इजी कर पा रहे हैं आप लोग। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यहां पर वो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना, मतलब 3D सीरीज बोलते हैं इसको। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, इसकी डिटेल जो है अभी हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर कौन कौन है, स्कैंडियम 21, पूरा डिटेल देखते हैं। मेंबर्स होप आपको याद होंगे। ये आपका पहला ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है ना। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आर्गन 18, 3D1, 4s2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसमें आर्गन 18 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप इतनी अकल तो लगा सकते हो। 3D2 यहां हो जाएगा 3D3, 4s2। फिर यहां होना चाहिए था 3D4, लेकिन बच्चों वाला कंसेप्ट है, 11th में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके होते हो। 3D5, 4s1 बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स। Mn में क्या होता है, 3D5, 4s2 हो जाता है, 3D6, 4s2। यहां होना चाहिए 3D9, बट स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड d ऑर्बिटल्स के कारण एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। और जिंक बाबा कहते हैं भैया हम तो पूरी तरह से स्टेबल है, तो हमें तो जंप कराने की जरूरत है ही नहीं। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन वाली बात हो गई। यहां पर अगर मान लो मैं इसके डब्बे मींस ऑर्बिटल बना के इस बात को समझाऊं तो क्या होगा, ये इनका ऑर्बिटल है, डी में एक इलेक्ट्रॉन, एस में दो इलेक्ट्रॉन। थ्री डी थ्री, तो ये 3D5 है, यहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 4s में एक इलेक्ट्रॉन, 3D6, 5 के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो गई बच्चों, 3D7, 3D8, 3D9,
3D8 सॉरी, जस्ट ए मिनट, 3D5 यहां था, 4s2, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। थ्री डी 9 की जगह यहां हो जाएगा 3D10। और 3D के बाद यहां आएगा आपका ये। तो ये हमने देखा इनका कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल्स। अब समझने की बात, यहां तक सब बेसिक था, इसके बाद आता है यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो भी सबको दिखेगा, पूरा काम कर दिया है मैंने, ठीक है ना। थोड़ा लाइन मैच कराने के लिए मैं क्या करता हूं, सेपरेशन कर देता हूं, जिससे लाइन आडी टेढ़ी ना होगी, तो समझना इजी रहेगा आपको। ठीक है, यहां देखो, यहां पर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो देख लो। तो डी में एक है, एस का तो है ही नहीं, डी में 2 हो गए, डी में 3 हो गया, यहां पर 3 के बाद 4 नहीं हुआ, सीधा 6 हो गया, 1 और 5, 6 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इसमें। कोई डाउट है तो बोल दो, बोलो। यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां 2, यहां 1, और जिंक में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? चलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगला आता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगला आता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये समझना है आपको, यहां तक तो सब बेसिक पीरियोडिक टेबल की बातें चल रही थी। अब हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तब तक आप अपने कमेंट दो, तो पता चले कि कौन कौन क्लास में जग रहा है, कौन कौन सो रहा है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, फिर आगे समझाता हूं, जल्दी करो। एक ही बच्चा क्लास में कमेंट दे रहा, बाकी सब झपकियां ले रहे हैं क्या भाई? चलो, 2 ने दिया, जल्दी से कमेंट दो भाई, वॉचिंग तो अच्छी खासी हो रही है। हाँ, ये हुई ना बात, शाबाश। नाउ अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो अगला जो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? तो देखो, जो अनपेयर कंसेप्ट क्या है समझ लो। कंसेप्ट ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे वो निकलेंगे। तो पहले 4s के इलेक्ट्रॉन, चाहे वो 1 है या 2 है, रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करोगे? 4s के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दो एक साथ, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक साथ निकाल दो, हाँ या ना? तो ये तो दोनों निकलेंगे एक साथ। इसके बाद डी के इलेक्ट्रॉन्स को 1 बाय 1 करके निकालना। तो डी के इलेक्ट्रॉन्स तो 1 बाय 1 करके निकलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकले, फिर डी का इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। तो यहां पर 2 ऑक्सीडेशन नंबर बनेंगे इसके, +2 एंड +3। टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं, तो टाइटेनियम में क्या, 2, फिर 3, फिर 4। तो टाइटेनियम की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2, +3, +4। यहां पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2, +3, +4, 2 के बाद 3, 4, 5, तो +5। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर है, हाँ या ना? इसके बाद अगर क्रोमियम में देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर एक एक करके ये निकल जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर? Mn में 2 के बाद एक एक करके निकलेगा,
तो Mn +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, देख लो 2 के बाद 7 तक निकल सकता है। इसके बाद यहां पर Mn तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तो Mn तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा। लेकिन Mn के बाद क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ने पेयरिंग चालू कर दी, फ्रॉम आयरन पेयरिंग चालू हो गया। अब हमारा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ही निकालना है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे। तो इसका मतलब यहां ये 2 निकलेंगे, फिर 3 4 5 6, तो ये 2 तो निकले ही निकले। उसके बाद 3 4 5 एंड 6, ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट है तो बोल दो। यहां देखें हम लोग तो 2 निकले, फिर 3 4 5, 2 निकले, फिर 3 4 5, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है ऐसा। इसके बाद इसमें अगर देखें हम लोग तो 2 निकलेंगे, फिर 3 एंड 4, अनपेयर्ड ही निकालना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, पहले एस के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बाद में 1 बाय 1 करके और डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को छुट्टा कर दो, वहां से भगा दो। यहां देखें तो 1 बस एक ही निकलेगा, लेकिन बस मत करो, यहां एक और बनता है। क्यों बनता है बाद में बात करेंगे। +2 यहां एडिशनल बन गया। यहां अगर हम बात करें तो 2 ही निकलेंगे, क्योंकि डी तो पूरा भरा हुआ है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बोल दो भाई। ये डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट आपका हो रहा है। अब यहां एक दो बातें देखो। अब यहां जो समझने की बात है बच्चों, वो क्या है। पहला, अगर आप बुक्स देखोगे तो ऑर्डिनरी बुक्स में क्या होता है, यहां +3 दे रखा होता, +2 नहीं दे रखा होता। ऑर्डिनरी बुक्स में +3 ही दे रखा है, +2 नहीं दे रखा। उसका कारण सीधा सा है, एस के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही है, डी का अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो जो बहुत इजीली, बहुत आसानी से वहां से डी एस के साथ ही जंप कर जाता है। एक एग्जांपल है, आप सपोज 4-5 लोग रहते हो, 4-5 फ्रेंड्स कहीं रहते हो एक साथ, ठीक है ना। अब बाकी आपके 5 लोग रहते हो, 4 लोग बोले हम तो जा रहे हैं घूमने, तो आपने कहा कि मेरा तो मूड नहीं है। पहले तो रात को प्लान बनाया कि हम लोग तो घूमने जा रहे हैं, तो आपने कहा अब मेरा तो मूड नहीं है। लेकिन जब सुबह वो जाने लगे तो आपको लगा यार अकेला रुक के क्या करूंगा, तो मैं भी चलता हूँ, है या नहीं। बिना स्पेशल एनर्जी लगाए आप भी निकल गए, आपको जाना नहीं था तो भी निकल गए। तो वही सेम बात यहां पर है। एस के 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं तो डी सोचेगा यार मैं अकेला बैठा बैठा यहाँ क्या करूंगा, तो वो भी कहता है भाई मेरे को भी साथ में ले लो, तो वो भी तुरंत इजीली निकल जाता है। इट मींस यहां पर कंक्लूजन क्या निकला कि 2 तो बन रहा है, लेकिन 2 बनते ही इमीडिएट 3 बन जाता है। गोला मैंने किया जो पॉसिबल स्टेबल है उसका। तो 2 को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 2 स्टेबल नहीं है, तो वी कांट कंसीडर, वी कैन अवॉइड। क्लियर, बुक्स में इसलिए उनको छोड़ रखा है कि ऑलमोस्ट अनस्टेबल है, कम स्टेबल नहीं, ऑलमोस्ट अनस्टेबल है, होता ही नहीं है, ये कह सकते हैं अपन लोग। आ गया बच्चों समझ में। तो स्कैंडियम का +3 गिनने में आता है, जब वो सामने वाला आपसे स्पेशल बात करे तो अलग बात है, नहीं तो स्कैंडियम +3 गिनना। इसके बाद हम लोग बात करें तो क्या होगा, बाकी और कहीं कोई लोचा नहीं है। क्रोमियम का देखो, क्रोमियम में ये एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बुक्स में इस एक को इग्नोर कर रखा है। तो मैं क्या करता हूं कि जो प्रॉब्लम वाली चीज है ना उसको गोला कर देता हूं, ये इग्नोर हो रही है। क्रोमियम में +1 इग्नोर क्यों हो रहा है, उसका कारण है, ये तो हमने एक्साइटेड फॉर्म लिखा, अगर इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखूं जो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता तो क्या होता, ये होता, हाँ या ना। तो डी में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों निकल जाते हैं, तो 1 एक तरह से ये मान लो कि बहुत कम स्टेबल है, तो उसको हमने यहां पर अगेन इग्नोर कर दिया बच्चों। बोलो
आ रहा है समझ में? जल्दी से अपना हैशटैग लिखो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। याद है हैशटैग के भूल भाल गए हो? फटाफट लाइक कर दो, बेल आइकन तो अभी बजा ही देते होगे आप आपका तो बज गया बहुत बार, आप अपने पड़ोसियों का बजवाओ तो। और हैशटैग लिखो जल्दी से, केमिस्ट्री रटना नहीं है। कहीं कोई रटने का काम आपको नहीं करना है। देखो बहुत सारी चीजें बहुत स्मूथली आपको समझ में आएंगी। अभी तक तो इतने लेसन पढ़ चुके हो तो आपको ये बात फिट हो गई होगी कि मेरे साथ रहते हुए आपको ये नहीं कि ये भी रट लो वो भी रट लो। पी व्लॉग आप अच्छे से अच्छे टीचर से जब पढ़ते हो तो आपको रटने को बोला जाता है कि रट लो रट लो रट लो। एक एक लाइन, एक एक रिएक्शन, एक एक थियोरेटिकल कंसेप्ट पूरा बेसिक से ही क्लियर मैंने आपको किया। याद है वो स्टार्टिंग में एक पेज दिया था मैंने चार्ट वाला, लेफ्ट राइट में ये कंसेप्ट लगा दो, टॉप टू बॉटम में वो, उसी कंसेप्ट से सारा काम हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, उसके बाद तो हमने फॉर्मली पेज पलटते हैं कि हाँ आपको लगे कि सर ने पढ़ाया है। क्लियर? चलो यहां पर हम लोग आते हैं अगेन डायलॉग बाजी खत्म करके। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उसके बाद 3 4 5 6, इसलिए 1 को इग्नोर कर देते हैं। कई बुक्स में अक्सर लिखा ही नहीं होता। तो टेंशन मत लेना कि सर आपने गलत पढ़ा दिया है, गलत नहीं पढ़ाया, हर चीज को पूरा डिटेल या तरीके से पढ़ाया है। क्लियर है कि नहीं? नाउ अगला पॉइंट देखते हैं अपन बच्चों। इसमें कोई लोचा नहीं है, बाकी कहीं कोई लोचा नहीं है, जो आपको दिख रहा है वही आपका आंसर है। वो मैं नहीं भी बताता तो भी आप यही आंसर करते। आते हैं हम घूम फिर के कॉपर पर। कॉपर +1 बना, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो कॉपर में स्टेबिलिटी ऑफ 10 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हो जाना था फुलफिल्ड की, लेकिन यहां पर +2 बनना ही नहीं था। चलो मान लो बन भी गया तो स्टेबल नहीं होना था, लेकिन यहां तो उल्टा है, कॉपर +2 बनता भी है और स्टेबल भी है। कॉपर +2 बनता भी है और स्टेबल भी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्यों, उसका कारण है इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर हम स्टेबिलिटी को एक बार साइड में कर दें तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d9। क्लियर? इसका मतलब अब बोलो क्या हालचाल है? तो अब यहां से क्या कहोगे, डी के 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल गए, है या नहीं? ये ऐसा, अब आप कहोगे सर डी का या सॉरी एस के 2 निकले तो डी का 1 भी निकलना चाहिए था, तो वो नहीं निकल पाता। ये समझाने के लिए ऐसा लिखा है या समझाया है मैंने आपको, ओरिजिनल ये है। तो 1 तो बना ही बना, 2 क्यों बना उसका एक और लॉजिक अभी थोड़ी देर में दूंगा। ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया दिया कि कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर होगा और क्यों होगा, ये ही पॉसिबल क्यों है। फटाफट अपने कमेंट्स दो, आगे का पॉइंट हम तब क्लियर करते हैं, जल्दी करो। क्लियर है? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, डाउट वाउट की टेंशन ही नहीं लेते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन अब लोग, ये टेबल में हटा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ये 3D सीरीज है, सेम उसी कंसेप्ट है, 4D 5D 6D सारी सीरीज बनेंगी। ऑलमोस्ट सबका कंसेप्ट इसी के बेस पे चलेगा। थोड़ा बहुत एक दो जगह थोड़े लोचे हैं तो वो मैं आपको समझाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिटेल में, बाकी की प्रॉपर्टीज को भी एकदम डिटेल में, शैलेश सदावत के स्टाइल में। बुक का काम बाद में करेंगे, हम लोग पहले अपने स्टाइल में एक बार मजे से इस लेसन को खत्म करते हैं, उसके बाद पेज पलटवाने का काम मैं बाद में फॉर्मेलिटीज कर दूंगा। क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं यहां पर। तो डी ब्लॉक में एक ट्रिक बता रहा हूं बच्चों आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। लैंग्वेज क्या है, रिपीट कर रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये दो कंसेप्ट हैं।
क्लियर हो गया? तो यहां पर कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन बने डी ब्लॉक का, ये मान के चलो कि आंसर इन्हीं दो में से निकलेगा, तीसरा कंसेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखते हैं कैसे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है ना, ये मेन आपका लॉजिक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो बीपीएमपी ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है। तो लिख देता हूं। तो सबसे पहला है यहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग, मतलब मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो बीपीएमपी ज्यादा होंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो ऐसे लिख देता हूं इसको, एक की लाइन में बन जाएगा। मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे तो डेल्टा एच एटमाइजेशन ज्यादा होगा, एटमाइजेशन की एंथैल्पी ज्यादा होगी। कलर ऑफ आयंस उतना ही ज्यादा होगा जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ज्यादातर में आंसर क्या होगा, अगेन सुन लो, ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहीं कहीं पे ये भी एडिशनल आंसर होगा, बट मेन आंसर क्या है, लगभग हर चीज का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्प्लेक्स कलर ऑफ आयंस, पैरामैग्नेटिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। अलॉय फॉर्मेशन का भी कंसेप्ट यहां पर ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और भी लॉजिक है, मैं एक एक लिखता जाऊंगा, अब इनको समझते भी जाएं हम लोग। तो मैं उधर समझा देता हूं। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा था अपना लॉजिक। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को लेंगे, मतलब टू, मतलब 1 to R बीपीएमपी डिक्रीजेस। समझा नहीं बेटा? बता देता हूं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा एक एक करके, टेंशन मतलब ऋषि, एक एक पॉइंट को डिटेल समझना है। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ही लेते हैं हम लोग। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट को बाद में लेते हैं, लंबा जाएगा, पूरा पेज भरेगा। तो बीपीएमपी, बीपीएमपी की बात अगर हम करें बच्चे, तो बीपीएमपी में क्या बात निकलेगी, बीपीएमपी ऑफ डी ब्लॉक, लेफ्ट राइट चलते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है अप टू मिडिल। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग चालू हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने के कारण बीपीएमपी थोड़ा कम होने लग जाते हैं। तो हर एक में यही लैंग्वेज होगी, अप टू मिडिल तक बीपीएमपी या कोई भी प्रॉपर्टी बढ़ेगी बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद पेयरिंग चालू हो जाने से वो डाउन होने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो लैंग्वेज क्या हुई, अप टू मिडिल, एमएन तक लिख दूं, है ना, एमएन को भी छोड़ो, अप टू मिडिल लिखता हूं। बीपीएमपी इंक्रीजेस लेटर। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लेटर ड्यू टू पेयरिंग बीपीएमपी स्टार्ट टू डिक्रीज। ये शॉर्ट लैंग्वेज लिखी मैंने अपने स्टाइल में, समझ में तो आ गया आपको? पूरी ज्ञान देने की जरूरत है नहीं कि वही पूरा लंबा पैराग्राफ लिखें। क्लियर है कि नहीं?
अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, नोट, क्या, इफ एटम इज स्टेबल ड्यू टू D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई एटम ऐसा है, मींस कॉपर, ये Mn और जिंक, जिसमें D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है, देन स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस रैपिडली। रैपिडली, बहुत तेजी से कम होएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भैया मैं तो स्टेबल हूं, तो मैं तो सुपर स्टेबल हूं, तो मेरे को बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। देखो बीपीएमपी मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पर सॉलिड होते हैं। मर्क्यूरी को छोड़ दो तो सारे के सारे सॉलिड हैं। ये बात मैंने स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल का बेस था इसलिए बताई नहीं थी, काम काम के पॉइंट्स को मैं यहाँ ले रहा हूं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मर्क्यूरी को छोड़ दें तो पूरे डी ब्लॉक के मेंबर सॉलिड हैं। अब हम पहली लाइन की बात करें तो Mn में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब Mn एंड Zn मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, या वेरी लो लिख दूं, मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। एकदम से बहुत कम है, आप चेक करोगे पीरियोडिक टेबल में, चेक कराऊंगा बाद में, अभी भरोसा करो, नहीं तो सामने एनसीईआरटी की टेबल देखो, आप कहोगे एकदम जंप, एकदम नीचे आ गया। तो Mn और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट एकदम से कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जिंक है, जैसे एक एग्जांपल, जिंक कहेगा भैया मैं तो D10 हूं, मैं तो सुपर स्टेबल हूं, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। सही बात है, अकेला है, स्टेबल है, तो उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं, वो सोचेगा मैं क्यों बॉन्ड बनाऊं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मेल्ट करना है, तो जब सबसे पहले उस जेड एन जो खूब सारे जेड एन है उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है। अब वो बॉन्ड तो ज्यादा स्टेबल है ही नहीं, वो तो फॉर्मेलिटीज में बॉन्ड बना लिया उसने। नहीं तो जिंक, ये जिंक कहेगा मैं स्टेबल, ये जिंक कहेगा मैं स्टेबल, ये जिंक कहेगा ये मैं स्टेबल। तो सब अपने आप को राजा मान रहे हैं, जैसे पुराने जमाने में अपने यहाँ थे राजा। क्लियर है कि नहीं? तो पुराने जमाने में राजा लोग थे तो बोले मैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो राजा हूं, मैं स्टेबल हूं, बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। बाहर से मुगल्स आए, अंग्रेज आए, धो पीट के बराबर कर दिया एक एक को, वन बाय वन करके। आया कि नहीं आया समझ में? अगर सब यूनिटी में रहते तो क्या मजाल थे कि मुगल्स आते, और क्या मजाल थे कि ब्रिटिश आते। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर वही सेम, ये जिंक कहेगा मैं राजा हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, ये जिंक कहेगा मैं भी राजा हूं, मेरा क्यों कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत पुअर है। क्लियर? तो वन बाय वन करके एक एक को आराम से धो सकते हैं, इसलिए इजीली सेपरेट हो जाते हैं, मॉल्टन स्टेट में रह जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है स्टेबिलिटी के कारण। लेकिन आयरन है, टाइटेनियम है, निकल है, इनमें क्या स्टेबिलिटी नहीं है। तो वो सोचेंगे कि यार हम तो अनस्टेबल है, जो भी आएगा हमें कूट के चला जाएगा, मंदिर का घंटा बजा जाएगा हमें। क्लियर है कि नहीं? मंदिर के घंटे की तरह जो भी आएगा बजाएगा हमें। तो उससे बचने के लिए फटाफट फटाफट बोले यार बॉन्ड बनाओ, यूनिटी रखोगे तो बच के रहेंगे, नहीं तो हम तो पिटने वाले हैं पूरी तरह से। तो आयरन 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 आयरन, सब आयरन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब जब वो यूनिट की तरह बाहर आएंगे तो कहेंगे अब आ जाओ बेटा मैदान में। क्लियर है? इसीलिए आयरन क्या होता है, बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मेंबर है, उसकी मेटलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। इसलिए तो जिंक को ब्रिज बनाने में काम में नहीं लेते, जिंक तो बहुत इजीली टूट जाता है। आयरन मजबूत क्यों है? आयरन का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। चले हम आगे। अब बात करते हैं कि हाफ फील्ड में थोड़ा कम स्टेबल होता है, D10 आते ही, फुल फील्ड होते ही एकदम से स्टेबल हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जिंक का तो एकदम धड़ाम से नीचे आएगा, जैसे कई बार शेयर मार्केट गिर जाता है ना भयंकर वाला, एकदम 10,000 से सीधा 5,000 पे आ गया, सब लोग सर पकड़ के रोते रहते हैं कि करोड़ों डूब गए हमारे। वही सेम जिंक में भी सेम बात होती है। Mn का कम होगा लेकिन उतना तेज कम नहीं होगा, क्योंकि Mn को पता है कि मैं स्टेबल हूं लेकिन उतना ज्यादा नहीं हूं। क्लियर है? जिंक कहेगा मैं तो शेर शेर हूं। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट है तो बोलो। तो एक वर्ड हमने क्लियर किया
कि बीपीएमपी लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ेंगे, पेयरिंग चालू होगी तो थोड़ा थोड़ा कम होंगे, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन जहां स्टेबिलिटी आ गई, मेल्टिंग पॉइंट तो सुपर कम हो जाएंगे। कोई इशू है इस पॉइंट पे तो बोल दो। ऋषि बाबू, ऐसे हम एक एक पॉइंट को आराम से क्लियर करेंगे, तो बेटा टेंशन मत लो आप, ठीक है। अब बोलो आपको बीपीएमपी में कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम रह गया हो किसी को, तो अभी भी बोल दो। ये तो लिखे हैं हेडिंग, सिंपल वे में समझा दिए। अगला पॉइंट देखो आप, मेटेलिक स्ट्रेंथ भी अपने आप समझ में आ गई। बीपीएमपी ज्यादा कब होंगे? जब मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा बनेगा। और मेटेलिक बॉन्डिंग कब ज्यादा बनेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, ठीक है ना। दूसरा, मेटेलिक बॉन्डिंग इनकी वो भी पुअर होती है, बहुत गरीबों वाली है। बीपीएल कार्ड भी नहीं मिला बेचारों को। देख लेना आप पीरियोडिक टेबल में वैल्यूज। क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अगला देखो, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ अपने आप समझ में आ गई। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी, ठीक है ना, और उसके साथ लिंक जो ये पॉइंट है उनको। तो सबसे पहला है आपका, कलर को ले लेते हैं अपन। कलर नहीं, कॉम्प्लेक्स से लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये इंक्रीजेज बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ unpaired electrons and vacant d orbitals। या vacant orbitals भी आप लिख सकते हो। इस बात को ढंग से समझो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके साथ क्या होगा? ये इनका मेन मोटो क्या है कॉम्प्लेक्स बनाने वालों का? कि भैया हमें तो जुड़ना है, जिसको जैसे मर्जी हो आके जुड़ जाओ। अब मान लो एक एग्जांपल है, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, K4FeCN का होल 6। क्लियर है कि नहीं? या फिर मैंने कहा MnH2O का होल 6, Cl3, ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स बना दो। अब क्या होगा? आयरन के साथ ये तो सिंपल आयोनिक टाइप की बॉन्डिंग, मतलब शेयरिंग कह लो, या आयोनिक बॉन्डिंग बना रहे हैं यहां पर। और साइनाइड क्या कर रहा है? उसको लॉन पेयर दे रहा है। मींस इसका मतलब है एफी ने कहा भैया आओ बॉन्ड बनाओ, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ गवर्नमेंट कहती है बाहर वाले इन्वेस्टर्स को, आओ हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, फैक्ट्री डालो। तो आयरन कहता भैया आ जाओ। अब पोटेशियम वगैरह ऐसे एलिमेंट आए, साहब मेरे को एक बॉन्ड बनाने का, मैं तो एक ही बॉन्ड बना सकता हूँ। तो एफ ने कहा कोई बात नहीं, शेयरिंग करो। इसने कहा मैं तो एक ही शेयरिंग कर सकता हूँ, या एक बॉन्ड का ही डोनेशन कुछ कर सकता हूँ। तो एफ ने कहा कम ऑन, कोई टेंशन नहीं है, तेरे को इलेक्ट्रॉन देने का, शेयरिंग करने का, आजा मेरे साथ शेयरिंग कर। साइनाइड आता है मूंछों पे बल देता हुआ, साहब हम शेयरिंग वेयरिंग नहीं करते, बोल कितना चाहिए तेरे को, डोनेशन करेंगे, पूरा पेयर देंगे आपको। तो एफए ने कहा वेलकम जी वेलकम, हमारे पास तो खूब सारा गोडाउन पड़ा हुआ है, वेकेंट ऑर्बिटल्स की जगह खूब सारी पड़ी हुई है, गोडाउन इतना बड़ा है जितना मर्जी हो रखो तुम। हाँ या ना? कोई डाउट है? बोलो। चलें। तो ये वेकेंट डी ऑर्बिटल को मैंने क्या बोला? गोडाउन। तो गोडाउन में इनके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता, 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर वाले, 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसने कैप्चर कर लिए, 4 के साथ शेयरिंग की, 6 के साथ लॉन पेयर ले लिए। को डाउट है? चले हम आगे। खत्म। ऐसे ही सेम एमएन का 3 के साथ शेयरिंग की और 6 को कैप्चर कर लिया लॉन पेयर। तो इसने क्या किया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सिंपल शेयरिंग में काम आएंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने में काम आएंगे। कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम नेक्स्ट केस देखते हैं हम इसके बाद। वो क्या है? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैंने समझाया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
for sharing or vacant d orbitals for lone pair इलेक्ट्रॉन्स। ये है अपना पॉइंट। काम खत्म। कोई डाउट है तो बोल दो। अब सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स तो बन गया। एक पॉइंट और लिख दूं फिर समझाता हूं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो एक साथ चार्ट में ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर यहां तक पहले कमेंट दो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर पेज ये हटा रहा हूं मैं क्योंकि जगह फुल हो गई है। डन, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो इसका मतलब तुम। चलो, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ये कंसेप्ट तो हो गया, लेकिन उसके साथ लिंक हो रहा है डेल्टा एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा एटम्स या ग्रुप्स के साथ जब जुड़ेगा तो एटमाइजेशन की एंथैल्पी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा ग्रुप्स के साथ जुड़ेगा, एटमाइजेशन की एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। हाँ या ना? तो अगला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं डेल्टा एच ये कब इंक्रीज होगा? व्हेन एसोसिएशन या फिर बॉन्डिंग बोल लो विद एटम्स और ग्रुप्स इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, एटम्स या ग्रुप्स के साथ जुड़ने पर निकलने वाली हीट, क्योंकि बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने में वर्क होता है फिजिक्स स्टाइल में, वर्क होगा तो हीट रिलीज होगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जितने ज्यादा एटम्स के साथ जुड़ेगा उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। क्लियर है? ये है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। को डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये बात समझ में आ गई। वही सेम बात है, डेल्टा एच एटमाइजेशन कॉपर सॉरी जिंक और एमएन की एकदम से कम होती है, बाकी सबकी ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं? तो डेल्टा एच फॉर एमएन और जिंक इजकल टू लो, वेरी लो भी बोल सकते हैं, काफी कम है क्योंकि स्टेबिलिटी है। तो वही सेम, ड्यू टू स्टेबिलिटी। एटमाइजेशन की एंथैल्पी सीधा सा है बच्चे, मनीषा सुन लो कि यहां पर जितने एटम या ग्रुप्स के साथ जुड़ेगा उतनी ही ज्यादा हीट निकलेगी, क्योंकि उतना ही बॉन्डिंग के लिए वर्क होगा। तो ज्यादा एटम्स के साथ जुड़ना मतलब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ज्यादा एटम जुड़ेंगे, ज्यादा एटम या ग्रुप जुड़ेंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो स्टेबिलिटी सॉरी एटमाइजेशन की एंथैल्पी ज्यादा है। आ गया समझ में कि नहीं आया? बोलो। अगला है यहां पर, वो है आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट की तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रिपीट करता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर और बिहेव्स एज कैटलिस्ट।
ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर widely used as कैटलिस्ट। सबको पता है, जब भी हम केमिस्ट्री में या कहीं पर भी कैटलिस्ट देखते हैं तो क्या क्या माइंड में आता है? निकल, पीडी, पीटी, क्रोमियम, वेनेडियम ऑक्साइड, या तो मेटल होंगे, डी ब्लॉक के होंगे, आप देख लो, या फिर उनके कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होंगे। क्लियर है कि नहीं? मेटल ऑक्साइड है Fe2O3, कहीं पे जिंक पाउडर लिया तो कहीं पे कॉपर ले लिया। याद आया आपको? आप पूरी ऑर्गेनिक देख लो, इनऑर्गेनिक देख लो, जहां भी है 90% से ज्यादा कैटलिस्ट डी ब्लॉक के ही होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं? ठीक है ना? बिकॉज उसका कारण है, पहला वही सेम, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड vacant d orbitals, they can combine with so many atoms, they can associate, कर लो, combine की जगह associate to so many atoms or groups, associate to so many atoms और ग्रुप्स। पहला पॉइंट, ठीक है ना? खूब सारों को एक साथ जोड़ लेते हैं, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बॉन्ड बनाएंगे, समझाता हूं उसकी स्टोरी भी, ठीक है ना? दूसरा, हाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एटम्स या आयंस के साथ वो जुड़ जाता है। ये बात ध्यान रखना है कि नहीं? जुड़ने के लिए जगह भी तो उतनी ज्यादा होनी चाहिए ना। तो इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कोई भी एलिमेंट या कोई भी मटेरियल जो कैटलिस्ट की तरह काम आता है, वो क्या होता है? फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स भी बोल सकते हैं, आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन देयर फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म। क्योंकि ये सबको पता है, पाउडरिंग जितनी ज्यादा होगी, काइनेटिक्स का कंसेप्ट है, पाउडरिंग जितनी ज्यादा होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ज्यादा सरफेस एरिया का मतलब है वो ज्यादा एटम या ग्रुप्स को जोड़ेगा अपने साथ। कॉम्प्लेक्स, अब आप कहोगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स की बात हुई। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स और कैटलिस्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी एक ही कंसेप्ट पे चलती है, थोड़ा सा अंतर है। क्या? इसके लिए हम लोग समझते हैं कि स्टोरी क्या होगा। देखो, अभी मान लो एक एग्जांपल है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैंने आज सब बच्चों को बुला लिया, सपोज आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन का प्रैक्टिकली माइंड में रखो। मैंने कहा आ जाओ आ जाओ, 11th को बोल दिया, 12th को बोल दिया, JEE वालों को बोल दिया, ड्रॉपर्स को, निट ड्रॉपर्स को भी बोल दिया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपन बॉन्ड बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे। है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? उसी तरह से मैंने सबको कह दिया, भैया आओ आओ आओ, हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो मूवी देखने चलेंगे सबके सब। आपने कहा सर पैसा कौन देगा? मैंने कहा मैं बैठा हूं ना, पैसा तो पैसा, नाश्ता भी कराऊंगा तुम्हें, आराम से जलसा करेंगे अपन। तो सारे बच्चे टिप टॉप होके टकाटक कपड़े पहन के अपने अपने फैशन के हिसाब से, क्लियर है कि नहीं, और पहुंच गए। मिलने की बात हुई, उस मल्टीप्लेक्स में मिलते हैं सपोज 1 o'clock, ठीक है ना? 1 बजे वहां मिल जाना, 1:15 पे अपना शो है, तो 1 बजे से पहले पहले सब आ जाना। सारे बच्चे एक्साइटेड थे, मैंने उनको 1 वीक पहले प्लान बताया। रोज हम लोग प्लान बना रहे हैं, क्लास में 15 मिनट केवल प्लानिंग में चल रहा है रोज।
ये करेंगे, सब बच्चे भी आपस में, अरे यार ये धमाल करेंगे अपन तो, सीटी फाड़ डालेंगे, इतना जोश में, इतना मतलब चल रहा है, ऐसा ऐसा एंजॉय करेंगे, जलसा करेंगे, मजा आ गया। और सबको पता है अपनी जेब से तो पैसा लगेगा नहीं, सिर्फ खर्च करने वाले हैं। तो 1 o'clock इतना एक्साइटमेंट में थे कि सारे बच्चे 1 बजे से पहले 12:30 और 12:45 तक तो पहुंच गए। हम भी पहुंच गए। 1 बजे का मिलने का टाइम था, तो 1 बजे सब जिस जगह पे मिलना था उस जगह मिल गए, ठीक है ना। फिर मैंने कहा रुको 2 मिनट, मैं आया। सारे पूरी तरह एक्साइटेड हो, क्लियर है कि नहीं, सब पूरा एक्साइटेड हो। मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं आया। तो आपको लगा सर या तो जा रहे होंगे अंदर कुछ बात करने, डिस्काउंट के, भाई 50 बच्चे आए हैं तो कुछ तो डिस्काउंट करो, या फिर हल्का होने जा रहे होंगे सर, ठीक है ना। मैं तुम्हें 2 मिनट बोल के पतली गली से निकल गया, आए नहीं। अब बच्चे वेट कर रहे हैं, 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, मूवी चालू होने का टाइम हो गया, वेट किया, सर कहीं, मैं कहीं दिख नहीं रहा हूं, आया ना। दूसरा, कॉल कर रहे हो तो कॉल पिक कर नहीं रहा हूं। अब क्या करोगे? फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तो बहुत आ रहा है मेरे ऊपर तुम लोगों को, है कि नहीं। बुला के यहाँ पर हमें ऐसे लटका दिया, खुद पता नहीं कहाँ गायब है, मूवी चालू हो गई अब तो। अब जब तुम्हें लगा कि मूवी चालू हो चुकी है, सर का कोई अता पता नहीं है, सर तो लगता है लापता हो गए हैं, तो अब क्या ऑप्शन है? मेरे से तो बाद में निपटोगे, मेरे को 4 खरी खोटी सुनानी, वो तो बाद की बात है ना। अब क्या करोगे? तुम प्लान बनाओगे यार, अब क्या करें, बोलो क्या करना है। कोई कहेगा भाई मैं तो अब आया हूं तो मैं तो मूवी देख के ही जाऊंगा, सर नहीं दिखा रहे तो क्या है, सर से तो बाद में निपट लूंगा, अब अपनी जेब से खर्च करके देखूंगा। सबने प्लान किया कि चलो ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं, सब अपना अपना पैसा मिलाओ और मूवी देखते हैं, बाद में बात जाएंगे करेंगे, अब इतनी दूर आए तो बिना देखे नहीं जाएंगे। 2-4 जो एकदम पक्के कंजूस मारवाड़ी लोग हैं, वो अलग बात है कि हम तो खर्च नहीं करेंगे, हम तो वापस जा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। बट डेफिनेटली 50 में से 45 जो बच्चे हैं वो तो मूवी देखने जाएंगे ही जाएंगे। किसी के पास पैसा अभी पॉकेट में नहीं है तो वो दूसरे से एक बार बोरो कर लेगा कि मैं कल दे दूंगा तेरे को, तू आज मेरा पैसा दे दे, कल मेरे से वापस ले लेना। वो एक अलग बात है, वो आपस में कंट्रीब्यूट कर लिया। हाँ या ना, बोलो यस और नो, इतना बोल दो। तो ये काम था कैटलिस्ट वाला नेचर, ये मेरा कैटलिस्ट नेचर था। मैंने क्या किया, सबको एक्साइटेड किया, एक्टिवेटेड कर दिया सबको बॉन्ड बनाने के लिए, चलो 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 बॉन्ड बनाएंगे अपन वहां जाके, और एक्साइटेड करके खुद वहां से सेपरेट हो गया। कैटलिस्ट की यही नेचर होती है बच्चों, मेरे से अच्छा कैटलिस्ट कोई मिलेगा नहीं तुम लोगों को, हाँ या ना। क्या कैटलिस्ट वो मटेरियल होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कोई भी रिएक्शन में शामिल तो होते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं होते, खर्च नहीं होते। मैं वहां पर शामिल तो हुआ, मूवी देखने तक आया, लेकिन वहां पर अपना पैसा खर्च नहीं किया। और सीधा मैं जितनों को जोश दिलाऊंगा, सरफेस एरिया मेरा जितना ज्यादा होगा उतनों को जोश दिलाऊंगा कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बात हुई। अब ये तो कैटलिस्ट की बात थी। कैटलिस्ट ने क्या किया, बॉन्ड तो बनाया सबसे, लेकिन टेम्परेरी बॉन्ड बनाया। ठीक है, आ गया समझ में कैटलिस्ट का। एक बार और कभी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी है, पूरी कैटलिस्ट समझा दूंगा, मजे मजे में आएगा ना सरफेस में अपना। काइनेटिक्स में तो खैर सर ने पढ़ाया होगा। अब देखते हैं अपन लोग, और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने में अंतर क्या है कि मैंने, अगर मान लो आपको अपने पैसे खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके चलो मूवी देखते हैं, तो बॉन्ड बन गया अपना। दोनों में यही मेन डिफरेंस है। कैटलिस्ट क्या करता है, लास्ट टाइम पे धोखा दे देता है। क्लियर है, आया कि नहीं आया समझ में। जैसे आप में से किसी ने कहा, मान लो किसी लड़की के साथ फेयर चल रहा है और उसको बोला चल शादी करेंगे अपन, ये है वो है, बेचारी की दूसरी शादी के मंडप से भाग कर वो उधर आ गई, और जैसे स्टेशन पे आई, है ना, शाहरुख खान वाली बात नहीं बता रहा हूँ मैं, आपकी बात बता रहा हूँ, और आपने धोखा दे दिया। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, मैं कहाँ शादी करूंगा, अभी तेरी शादी फिक्स हो गई, मेरे घर वाले मेरे को मार देंगे। तो आप हो गए कैटलिस्ट, पूरा एक्साइटेड करके लास्ट टाइम पे धोखा दे दिया, और आप उसको लेके चलता बने, भाग के आपने शादी कर ली, तो आपने बना लिया कंपाउंड। यही डिफरेंस है कैटलिस्ट और कंपाउंड में।
आ गया कि नहीं आया समझ में? कंपाउंड में रिएक्शन हो जाती है फाइनली, कैटलिस्ट में लास्ट मोमेंट पे जो बॉन्डिंग, टेम्परेरी बॉन्डिंग बनी थी वो टूट जाती है और एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या होगा, आपस में ही सर फोड़ने लग जाते हैं। फिर आ गया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से बोल दो भाई। तो इसका मतलब एटमाइजेशन, कॉम्प्लेक्स और कैटलिस्ट काफी हद तक एक दूसरे के साथ लिंक है बेसिक लैंग्वेज में। कमेंट दो यस। जोशी को तो आएगा ही ना ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में, ऑल क्लियर। कंपाउंड्स मींस, अब देखते हैं अपन लोग भाई आगे की बात करें इसमें। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कलर ऑफ आयंस। ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है कैटलिस्ट में, आपको सबको पता है। एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन होता है तो निकल पीडीपीटी काम में लेते हैं। अमोनिया का हेवर प्रोसेस में आयरन के साथ मॉलिब्लेडेनम या डिफरेंट ऑक्साइड काम में लेते हैं। तो एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे पता हैं, क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल्स का टेंशन नहीं है, वो तो हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि जितना लिखोगे उतना कम है एग्जाम्पल। अगला है कलर ऑफ आयंस। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कलर ऑफ आयन केवल दो ही लैंग्वेज से बनेगा बच्चों, कभी दिमाग इसके अलावा मत लगाना। कलर ऑफ आयन कब आएगा? तो ड्यू टू, पहला पॉइंट है कलर ऑफ आयन आने का जो पहला पॉइंट है वो होगा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कलर ऑफ आयन उतना ही ज्यादा होगा। हाँ या ना? पहला पॉइंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो कलर ऑफ आयन ज्यादा होगा। दूसरा है वो है आपका डी डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऑफ डी डी ट्रांजिशन की कई सारी लैंग्वेज है। डी डी ट्रांजिशन, अब इसके कई सारी वैरायटीज आएंगी वो देखता हूं। चले, तो दो पॉइंट है यहां पर कलर के। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण कलर होगा, वो पूरे गांव मोहल्ले को पता है, छोटे बच्चे को भी पता होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है वो समझो, ठीक है ना? कलर याद करने का ट्रिक अलग से मैंने वैसे शॉर्टकट में डाल रखा है, आपको आप मेरे वीडियोस देखोगे शॉर्ट ट्रिक्स के तो आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर कलर अभी याद नहीं करवाने, कलर मैं आपको अलग से बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा कलर क्यों है, ठीक है ना? बाकी डी ब्लॉक के कलर्स का एक ट्रिक बना रखा है मैंने, आप वो देख लेना अभी। तो डी ट्रांजिशन का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, MnO4 नेगेटिव। समझना, MnO4 नेगेटिव है तो सबको पता है KMnO4 है। कैसे कलर का होता है? तो आप कहोगे पिंक या वॉयलेट कलर होता है। पिंक कलर होता है या फिर वॉयलेट कलर, ये कलर होता है। जबकि यहां पर अगर हम बात समझें तो MnO4 में क्या है? Mn+7 है, 3d0 4s0 है, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी में यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है यहां पर? बट कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल कलर्ड, यही बात समझनी है। देखो रिपीट करता हूं, जनरली ये पहला बेसिक लेवल का पॉइंट है जो सब जगह लगता है, लेकिन बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी मॉलिक्यूल कलरफुल है। क्यों? तो उसका कारण है यहां पर जैसे लिखा ना, तो उसका कारण है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल
ट्रांजिशन, लिगेंड से मेटल का ट्रांजिशन जब होगा तो कलर होगा। लिगेंड से मेटल का ट्रांजिशन जितना ज्यादा होता है उस मॉलिक्यूल में कलर उतना ही ज्यादा आएगा। इसी को सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं डीडी ट्रांजिशन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, अब जैसे कॉम्प्लेक्स में ये बात हम और अच्छी तरह पढ़ेंगे अगला लेसन जो है, तो ऑक्सीजन अपना लिगेंड है, लॉन पेयर एमएन को देगा। अब वो एमएन के एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दूसरा ऑर्बिटल कहला मेरे को दे, तो वो ऑर्बिटल्स में जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो उससे कहते हैं ट्रांजिशन। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर का जो मूवमेंट है वो कहलाएगा यहाँ पर ट्रांजिशन। कोई डाउट है तो बोलो। इसी तरह से सेम यहाँ पर और एग्जाम्पल लेना हो तो K2Cr2O7, अब की बार मैं आयन नहीं लिख के ऐसा लिख देता हूं। ये क्या होता है आपका, तो ये है आपका ऑरेंज, K2CrO4, ये है आपका येलो। लॉजिक हर एक का सेम है। लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होना इसका आंसर है। जल्दी से बोल दो, कलर का लॉजिक आपको समझ में आए कि इस जिंदगी में, आपकी मेरी जिंदगी तो बहुत लंबी है, आप अपनी इस जिंदगी में तीसरा कोई कंसेप्ट मत सोचना, इसी की लैंग्वेज ऐसे बदलती रहेगी। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी तरह से इस बात को देखेंगे। क्लियर हो गया? फटाफट कमेंट दो जल्दी से। यस, क्लियर। क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे हो तुम, सब बात में हाँ कर देते हो। सर समझ में आ गया, आ गया, आ गया। जब एग्जाम लेते हैं तब पोपट होती है आपकी, है ना। तो ये देखो, कलर का भी काम खत्म किया। कलर के बाद अगला जो पॉइंट है वो आपका आता है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो पैरा डाया मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सॉलिड में पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं अपने स्टाइल में पढ़ा रहा हूं, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं, यहां मैंने लिखा है, यहां लिखा नहीं। अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हो सकता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा हो सकता है फेरोमैग्नेटिक और तीसरा हो सकता है फेरी मैग्नेटिक। और तीसरा है आपका फेरी मैग्नेटिक। तो ये आपका सॉलिड स्टेट का काफी हद तक मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है रेंडम हो।
टेम्परेरी मैग्नेट हो मींस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट है, बाकी के केस में नॉर्मल है। मैं अभी जब पढ़ा रहा हूं तो टीचर हूं, बाकी एक नंबर में मस्तीखोर हूं, तो मैं पैरामैग्नेटिक हो गया। फेरो हमेशा पैरामैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक रेस्पॉन्स देगा हमेशा। मैं हूं यहां भी टीचर की तरह बिहेव कर रहा हूं, बाहर भी वही टीचर की तरह बिहेव करता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? पैरा। और फेरी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेट है कि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी मैग्नेट है, बट पुअर मैग्नेट है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और ये पुअर मैग्नेट है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटिक रेस्पॉन्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड हटते ही नॉर्मल हो गया। फेरो में मैग्नेटिक फील्ड हो या नहीं हो, हमेशा मैग्नेटिक नेचर होगी, लॉन्ग टाइम और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वाला। फेरी में मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड हटा तो मैग्नेटिक रेस्पॉन्स खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? बोलो। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो यहां पर मैग्नेटिक रेस्पॉन्स पुअर हो गया, खत्म नहीं हुआ, पुअर हो गया फेरी में, लंबे टाइम तक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। जबकि यहां वाले केस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दो ही ऑप्शंस होंगे, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्लियर है कि नहीं? एक और वर्ड लगता है यहां पर, वो भी लिख देता हूं मैं, वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन के होते हैं, इसलिए उनमें रेस्पॉन्स नहीं आता, कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, मैग्नेटिक रेस्पॉन्स उनमें आएगा ही नहीं एंटीफेरो में। तो वो डायामैग्नेटिक की तरह ही होते हैं, बस इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने शॉर्ट में मैग्नेटिक चीजों को बताया। बाकी जैसे एक बच्चा बोल रहा है सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा इसलिए, तो सॉलिड स्टेट कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे, वैसे तो यूट्यूब पे डाला हुआ है, जब पढ़ोगे तो दोबारा से होगा या वो वीडियो देख लेना। ठीक है भाई, चले हम आगे। नेक्स्ट अभी चल रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला पॉइंट, अपना भी चल रहा है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें इसके बाद, तो क्या है और क्या नहीं है। देखो भाई, मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा है पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा है, मींस मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा। ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? बोलो। अगला केस लेते हैं हम लोग इसमें, वो है चल रहा अभी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से निकालते हैं और पूरी यूनिट होती है म्यू के साथ बी एम डब्ल्यू। आप अपने हिसाब से लगा लेना, मैं आपको BMW दे नहीं रहा हूं इसलिए लिखा नहीं है। बी मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता म्यू,
और बी एम का मतलब था बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी एम। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो म्यू बी एम इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। ये फॉर्मूला है हमारा। मैग्नेटिक मोमेंट को इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू बी एम। ये जो फॉर्मूला है ये स्पिन ऑनली के लिए है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बवाल है? कुछ बच्चों ने जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो ये वर्ड होता है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। क्लियर है कि नहीं? तो वो समझाता हूं। एक और मैग्नेटिक मोमेंट टोटल होता है, म्यू बी एम टोटल। टोटल का मतलब फुल। ये टोटल दो चीजों से मिलके बना होता है, रूट एन एन प्लस टू प्लस रूट एल एल प्लस वन एच ऑब्लिक टू पाई। ठीक है ना? तो यहां पर ये एच ऑब्लिक टू पाई को इग्नोर कर देते हैं, तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक और फॉर्मूला हुआ। बट इसको आप भूल सकते हो। ठीक है? अब देखो, कोई भी स्पिन जो होता है वो दो तरह का होता है इलेक्ट्रॉन का। एक तो खुद का छैया छैया, खुद का रोटेशन, हाँ या ना? तो वो तो इस इलेक्ट्रॉन एन से निकल जाता है। एन का मतलब ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल भी तो याद है ना, अपने ऑर्बिट पे छैया छैया कर रहे होते हैं। क्लियर? ऑर्बिट भी तो अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। तो एल, एल का मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर। तो ये दो पॉइंट है जिससे आपका वैल्यू पता चलेगा, हाँ या ना? ये है आपका केस। तो म्यू बी एम, बोर मैग्नेटॉन एक फॉर्मूला है, बोर ने बताया था इसलिए। ठीक है? रूट एन एन प्लस टू, रूट एल एल प्लस वन। अभी आपको मेन ऊपर वाला ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। एन का मतलब यहां पर, सॉरी गलत बोल गया था मैं, एन इजकल टू है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैं पहले ऑर्बिट बोल गया था, वो सॉरी बाय मिस्टेक बोल गया था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका केस हो गया। कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है? अब अगर n का वैल्यू आप निकाल लो, n का वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से आपका आंसर निकल जाएगा। n का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। म्यू बी एम मतलब स्पिन ऑनली निकलेगा। तो यहां पर आपका एक ट्रिक बता रहा हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आपको आता है। क्लियर हो गया? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आपका आंसर कैसे निकलेगा, चुटकियों में बता रहा हूं। देखो ट्रिक, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, सपोज एक एग्जांपल है Mn प्लस टू, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो इसका आंसर आएगा 5.x, मतलब 5.9x का मतलब 9 है। अगर कहीं पर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लो, अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो आंसर 3.x मतलब 3.9 लिख दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे 4 है तो आंसर 4.x, x का मतलब 9 के आसपास का वैल्यू होगा। तो 4.9 आपका आंसर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आंसर क्या हो गया, 2.9 के आसपास का वैल्यू हो गया। रिपीट करता हूं, रिपीट कर रहा हूं आपको कि सीधा सा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, क्लियर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा हैं, मैग्नेटिक मोमेंट या पैरा मैग्नेटिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना है उसके आगे 0.9 लगा दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आंसर राउंड ऑफ 2.9, 3 है तो 3.9, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.9। 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां काउंट नहीं होंगे, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, राउंड ऑफ करके लिखूं, ये पॉइंट में हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तो उससे टेंशन मत लेना। बीएम में ये आपका पॉइंट खत्म हो गया। कैसे क्वेश्चन करने हैं वो देख लो,
नो दिक्कत। ये है मजेदार आंसर, है ना। बच्चा जोश में इतना, मतलब इतना डूब गया केमिस्ट्री में कि भूल गया दिक्कत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाता हूं कई बार, ठीक है ना। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड म्यू बी एम 4। आपको निकालना है किस किस का, Fe+2, Fe+3, निकिल+2, कॉपर+1, कॉपर+2, Mn+2, Mn+3, Cr+2। बैठे बैठे टाइम पास करते रहो। स्कैंडियम+3, टाइटेनियम+3, टाइटेनियम+4, वेनेडियम+3, वेनेडियम+5, कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+3, Zn+2। इन सब का आपको क्या करना है, बैठे बैठे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। जैसे एक दो मैं कर देता हूं, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, एक दो के बाद कि क्या करना है। ठीक है बच्चे, देखो कैसे करोगे। मान लो मैंने कहा Fe+2 है, तो सबसे पहले Fe+2 के लिए क्या करना है, 3d6 4s2, ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन है। Fe से समझा देता हूं, पहला एग्जाम्पल है। Fe से बनेगा Fe+2। तो अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन भरे चाहे किसी में भी, एक बात ध्यान रख लेना बच्चों, मैं इनर्ट गैस मतलब आर्गन को इग्नोर करके चल रहा हूं, ये कॉमन सेंस है। अब हम जिस स्टेज पे आ चुके हैं, ये छुट्टे पैसे जमा करने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीधा 2000 का नोट निकालो, क्या 10-5 पैसे की जमा बात करते हो। Fe+2, अब हम बात कर रहे हैं Fe+2 की, तो Fe+2 के लिए क्या होगा, तो यहां पर Fe+2 के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है 4s से। भरे चाहे किसी में भी, उससे कोई मतलब नहीं है। डी ब्लॉक के जब आयन बनाओ, तो ये बात आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना, एस से। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोल दो। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, तो n=4 है। कैसे, डब्बा बना के समझा चुका हूं ऑलरेडी आपको, मींस ऑर्बिटल बना के आपको ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो n क्या हो गया यहां पर, 4, तो इसलिए म्यू बी एम क्या हो गया, √4। n का वैल्यू 4 है, तो फॉर्मूला आपके सामने है, 4+2, तो आ गया आंसर √24। √24 का मतलब क्या हो गया, 4.93 bm। ये अपना ट्रिक क्या बोलता है, डायरेक्ट आप बोलोगे तो आंसर क्या आएगा, 4.9, राउंड ऑफ। एक ही ऑप्शन ऐसा होता है, तो आप डरना बिल्कुल मत, एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि जिसका आपको आंसर पता करना है, सॉरी आंसर देखते टिक हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे कि 4.89, 4.91, 4.94, 4.78, कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 की सीरीज में ही ऑप्शन एक मिलेगा, तो बिंदास आप आंसर ला सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को अभी ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ फटाफट। फिर आज की क्लास को हम लोग ये मान के चलो खत्म कर सकते हैं, अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो। देखो Cr= क्या होता है, 24 होता है, तो 3d5 4s1 होता है बच्चों। क्लियर है? अब Cr से Cr+3 बनाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक s का निकलेगा, 2 d के निकलेंगे। तो सबसे पहले s का निकालो, बाद में d का निकालना, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो मैं इतना टाइम पास कर रहा हूं, आपको ट्रिक तो बचपन में ही बता दी थी मैंने।
लेकिन सभी तरह के बच्चे होते हैं, कई लोगों का पेट नहीं भरता, सर शॉर्टकट करवा तो स्कूल की तरह तो कुछ कराते ही नहीं हो, ये ले भाई खाओ, स्कूल पैटर्न पे भी आओ। स्कूल ये थोड़ी कहता आंसर कैसे निकाला है, एमसीक्यू यहाँ स्कूल में भी डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, ठीक है ना। तो n बराबर क्या हो गया 3, तो आंसर क्या हो जाए, अब नहीं करने वाला हूं मैं, 3.91 ऐसे कुछ आंसर आएगा बीएम में, ये आपका आंसर होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को तो फटाफट बोल दो। समझ में आया? ये आज की क्लास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एबीसीडीज को देखा। लेसन आधा ये मान के चलो हो रहा है। अगले एपिसोड में अगेन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी, फटाफट आयंस का चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन के ट्रिक्स भी बताऊंगा, और साइज वगैरह जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो चीज भी अगले एपिसोड में चलेंगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में भी इसी को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।